आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सीपी राय जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते भाई जी। डॉक्टर साहब, आज एक घटना हमारे कहते हैं न्यायपालिका के इतिहास में बड़ा एक कलंक माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई जी, जो कि एक दलित फैमिली से आते हैं, और आज उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट के अंदर जूता फेंका गया। और ये जूता भी जो है सर, एक सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, कोई आम आदमी नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है, बाकायदा वो एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट बार में एनरोल है 2011 से, और उन्होंने ऐसी हरकत की। और इस हरकत के पीछे उन्होंने वजह ये बताई कि खजुराहो के अंदर कोई मूर्ति है प्रभु की, भगवान जी की, वो खंडित होनी थी, तो उसकी बहाली की मांग की थी उन्होंने, और उन्होंने उसमें याचिका लगाई थी। और चीफ जस्टिस साहब ने ये 16 तारीख को है, उसी के आसपास की बात है, वो खारिज कर दी थी, सुनने से मना कर दिया था कि इस प्रकार की याचिका हम नहीं सुनेंगे। और ये फिर साथ में उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी कि अपने प्रभु से कहो कि वही ठीक कर लें। तो इस टिप्पणी से नाराज होकर वकील साहब आज ओपन कोर्ट में आए और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर जूता फेंका। वो अलग बात है कि पुलिस ने उनको, सिक्योरिटी ने उनको पकड़ लिया, बाहर लेकर उसके बाद वो नारे लगाते हुए गए, सनातन जिंदाबाद, सनातन जिंदाबाद। और ये गवई साहब की भी एक अच्छी बात है कि गवई साहब ने अपने मुंह से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी और कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप जो है प्रोसीडिंग आगे स्टार्ट कीजिए, और कोर्ट में आगे सुनवाई शुरू हो गई। तो सर, क्या सनातन के नाम पर इस प्रकार की घटना, वो भी एक एडवोकेट जो कि कोर्ट का ऑफिसर कहलाता है? जी सर। महेश जी, अभी तक जो जानकारी मिली है वो वकील साहब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ओके। 1948 में महात्मा गांधी को गोली लगी थी। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की भी बात कही गई है, बिल्कुल, और इसी संगठन के द्वारा कही गई है। सुप्रीम कोर्ट जब से बना है उसके इतिहास में पहली घटना है कि किसी सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया है। लेकिन उससे बड़ी बात है, जो मैं शुरू से कई साल से कह रहा हूं, कि किसी समाज को बिगाड़ा तो जा सकता है, लेकिन फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, वो किसी के बस की बात नहीं होती। आरएसएस ने जो इतने 100 साल से जो कर्म किए हैं, जिस तरह से भारतीय समाज को बिगाड़ा है, जिस तरह हिंदू समाज को बिगाड़ा है, और जिस तरह गोडसेवादी तत्वों को पैदा किया बड़े पैमाने पर, वो पैदा तो कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, वो भस्मासुर साबित होते हैं, और फिर आप चाह करके भी उनको वापस नहीं कर सकते, उनको सुधार नहीं सकते। उसका ये परिणाम है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, उन सारी घटनाओं का परिणाम आपको फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, उसके बदले को उन देशों में भारतीय लोगों को देखते लोग गो बैक, गो इंडिया कहने शुरू कर देते हैं। ये एक नया अभियान शुरू हो गया, जो पहले गल्फ में शुरू हुआ था, जब वहां की राजकुमारी ने भारत के एक कमेंट पर जब ऐतराज जाहिर किया था, जब सऊदी अरब की राजकुमारी ने, उसके बाद वहां से भारतीय लोगों को निकालने के लिए बाकायदा हैशटैग गो बैक का एक अभियान शुरू हुआ था। वो अभियान सारी जगह शुरू हो गया है। ये जो घटना घटी है बहुत शर्मनाक है। दलित है वो अलग बात है, दलित होना अपनी जगह है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायाधीश है भारत के। ठीक बात। दूसरा एक इसका पक्ष और भी पहलू है कि आखिर ये हिम्मत कैसे पड़ी कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कोई सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक दे। क्या न्यायपालिका जिस तरह से बात की है, बात आपकी बहुत दमदार है। ये वही मैं कह रहा हूं कि क्या न्यायपालिका भी ऐसा कुछ काम कर रही है कि लोगों की निगाह में उसका जो एक सम्मान हुआ करता था, क्या वो सम्मान घट रहा है? उसके बारे में जो लोगों के मन में एक आस्था हुआ करती थी, लोग वहां जाकर श्रद्धा से जज को देखा करते थे और उम्मीद करते थे कि यहाँ पर न्याय मिलेगा। क्या वो न्याय की उम्मीद घटी है लोगों की? ये किस्सा अलग है। ये किस्सा तो बिल्कुल अलग इसलिए है कि सनातन शब्द के बारे में ये एक ऐसी चीज हो गई है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। वहां पर बाहर अगर मीडिया के लोग हों, और अगर हमारे मीडिया के हमारे माध्यम से अगर उस तक बात पहुंच रही हो, तो मैं तो चाहूंगा कि मीडिया के लोग उसका एक इंटरव्यू कर ले उस आदमी का जिसने कहा कि सनातन पर हमला नहीं सहेंगे। सनातन शब्द क्या है, सनातन का मतलब क्या है, उससे सिर्फ सवाल पूछ लें, तो वही परिणाम निकलेगा जो राकेश सिन्हा का परिणाम निकला था। आपको ध्यान होगा कि आरएसएस ने एक अभियान चलाया था कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। और एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रही थी। राकेश सिन्हा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आरएसएस के वो प्रवक्ता हैं। राकेश सिन्हा उस डिबेट में थे, दूसरी तरफ एक मुस्लिम साथी डिबेट में थे। वहां पर पत्रकार को जो भी समझ में आया, उसने राकेश सिन्हा से ही कह दिया कि जरा वंदे मातरम आप सुना दीजिए। तो राकेश सिन्हा बगले झांकने लगे। कई बार उनको इंसिस्ट किया कि आप वंदे मातरम सुनाइए, लेकिन वंदे मातरम की 4 लाइन वो नहीं सुना पाए। उनके मुकाबले में जो मुस्लिम साथी वहां बैठे थे, उन्होंने पूरा वंदे मातरम गा के दिखा दिया।
अगर इस सनातन का नाम लेने वाले लोगों के भी इसी तरह से इंटरव्यू करने शुरू कर दिए जाए, सनातन क्या है पहले जरा वो बता दो, तो उनको भी वही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जो राकेश सिन्हा को उठानी पड़ी थी। ये इसी तरह का एक भेड़ चाल चल पड़ी है। मस्जिदों के सामने नाचने वाले नौजवानों की जो फौज खड़ी की है आरएसएस ने, ये भारत में कितना शर्मनाक है। इस तरह से नाचने वाले कौन सी जमात को हम क्या कहते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन नौजवानों को कोई रोजगार देने के बजाय, उनको देश के लिए प्रेरित करने के बजाय, उस स्वरोजगार के प्रेरित करने के बजाय मस्जिदों के सामने नाचने की एक फौज बनाई गई है, वो इस देश के लिए बहुत कलंक साबित होगी। आज की घटना कलंक है, इस कलंक की हम निंदा करते हैं और इस तरह की घटना आइंदा ना हो उसका कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए। साथ ही साथ आरएसएस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सज्जन जिन्होंने जूता फेंका ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को आज सफाई देनी चाहिए। रोज प्रवचन कर रहे हैं वो, रोज तमाम आदर्शवादी बातें कर रहे हैं अपना चेहरा सुधारने के लिए, क्योंकि आरएसएस को लेकर के पूरी दुनिया में कई सवाल उठ गए हैं। उसको आतंकवादी संगठन के रूप में लोग देखने लगे हैं, इसलिए उसको अपना चेहरा साफ करने के लिए मोहन भागवत आए दिन कोई भी आदर्शवादी बातें करते हैं। आज सवाल यह है कि क्या अगले कुछ घंटे में क्या इस पर कोई सफाई मोहन भागवत की तरफ से आएगी? क्या मोहन भागवत कहेंगे कि साथी को हम आरएसएस से निकाल रहे हैं? क्या मोहन भागवत कहेंगे कि आरएसएस इन चीजों के खिलाफ है? लेकिन अभी तक जिस इनके नेता ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि उनके सीने में हम गोली मारेंगे, उस पर न तो मोदी ने कोई बयान दिया, न आरएसएस की चीफ ने कोई बयान दिया, न अमित शाह ने कोई बयान दिया, न कोई नड्डा ने बयान दिया। इसको मौन सहमति समझा जाए कि उन सबकी मौन सहमति है गोली मारने के मामले पर। ये आतंकवादी संगठन, इनका काम ही यही है, तो वो जूता मारे या गोली मारे, इनका काम ही यही है। जी महेश जी। डॉक्टर साहब, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं। जो हम तो क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, लीगल रिपोर्टिंग भी की, अभी तो कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। और सर ये आप पॉलिटिकल भी अब शुरू कर दिया है। तो सर मैं एक चीज बताता हूं आपको कि जो आसपास के लोग जिस प्रकार से उकसाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर एक बदमाश को गोली मारी गई और ओपन कोर्ट में जहां जज साहब बैठे हुए थे। पहली बार ऐसी घटना हुई है कि जहां कोर्ट रूम के अंदर जज सुनवाई होती है, वहां पर वो दोनों लड़के थे जिन्होंने गोली मारी, वो 18 साल से कम के थे। उनको नहीं पता हम क्या अपराध कर रहे हैं। तो जो आसपास का माहौल था, सर प्लीज सुनिएगा, वो उनको उकसाता था, तो उकसाने में आकर उन्होंने घटना की। उसके बाद तो दूसरा देखिएगा कि अगर ये हम दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लेते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जिसे थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मारने की वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही कि कोई आतंकवादी है या उसको कोई लाखों का लोन था, कोई प्रॉपर्टी कब्जानी थी, या वो हत्यारा है। वो कहीं ना कहीं उकसाया गया। उकसाने में आके कितनी दूर से आया गुजरात से, और यहाँ पे फिर रात को में रुका, थप्पड़ मारा। और सर एक चीज और सर, जिस प्रकार से ये कहा गया है कि राहुल गांधी के सीने पे गोली मारेंगे, सर जिसने कहा उसने कहा नहीं, कहा से कोई मतलब नहीं है सर। मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे इतना ज्यादा उकसा जाता है इस बात से कि वो हीरो बनने के चक्कर में वो ऐसा अपराध कर जाता है। महेश जी, एक घटना नहीं घटी है। उत्तर प्रदेश की अदालत में गोली मारी गई, उत्तर प्रदेश में पुलिस की कस्टडी में इलाहाबाद में गोली मार दी गई एक भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व विधायक को। उसके नाम के आगे चाहे क्योंकि कोई खास शब्द लगा हुआ है इसलिए गोली मारी गई। आरएसएस और भाजपा की सरकार में इस तरह की गोली मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यह साधारण बात है। क्योंकि वो खुद एक आतंकवादी संगठन है। उसके बारे में जो सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी कि वो उकसाता है और उसके कारण ही गांधी की हत्या की गई, जिस तरह के उसके बयान और भाषण होते हैं। तो अगर आरएसएस रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हिंदुस्तान अगर रहना है तो आरएसएस को खत्म होना ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब बड़ा सवाल है कि आज मोहन भागवत कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के गोली मारने के सवाल पर न तो नरेंद्र मोदी बोले हैं न मोहन भागवत बोले हैं। अभी आज इस सवाल पर देश के सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता मारा गया है। मोदी और शाह अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं ये किस प्रकार का बयान हम समर्थन करते हैं, और आओ देखो कौन हीरो बनता है। अदरवाइज वो कोई ना कोई टिप्पणी करते ताकि दूसरे आदमी को लगता कि बुरा, अगर वो चुप बैठे हैं जा रहा है। महेश जी, आप तो बहुत छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है जी, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां पर चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया नहीं है तो वहां की मेंबरशिप की कोई प्रक्रिया नहीं है। वहां पर कोई रजिस्टर नहीं, जैसे पार्टियों को अपने मेंबर बनाने पड़ते हैं, जो एनजीओ भी होते हैं उनको मेंबर बनाने पड़ते हैं, उनके सदस्यों की लिस्ट जारी करनी, उनकी लिस्ट जमा करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। चुनाव की प्रक्रिया जारी कर उनको देनी पड़ती है और अपने पदाधिकारियों की लिस्ट देनी पड़ती है। आरएसएस को अपनी कोई पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं की लिस्ट कहीं नहीं देनी होती है। वो इस मामले में साफ बच निकलता है। आरएसएस का कोई आदमी गोली मारे या डकैती करे, आरएसएस साफ उसको बरी हो जाता है, क्यों कहता है हमसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा आदमी नहीं है, और हम प्रूफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई मेंबरशिप नहीं है। तो इस तरह से आरएसएस बरी हो जाता है। और निश्चित तौर पर कोई नई सरकार आएगी
तो आरएसएस को मजबूर करेगी कि अगर आप एनजीओ है तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, अगर आप समाज सेवी संगठन है तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, आप तथाकथित सांस्कृतिक संगठन है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। आज फिलहाल चिंता का विषय यह है कि आरएसएस ने जो गंदे बीज बोए हैं, जो इस तरह के लोगों को तमाम पैदा कर दिया हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। आप एक छोटा उदाहरण देख लीजिए, अभी सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ 3-4 देश आके खड़े हो गए, भारत के साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। पहले पूरा जो गल्फ कंट्री था, सारे अरेबियन कंट्री थे, वो सारे भारत के दोस्त थे और वो हमेशा से भारत के दोस्त हुआ करते थे। अब वो समझौता कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अभी आपने देखा दुबई का समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ कि एक पर युद्ध हुआ तो दोनों को माना जाएगा। ये सारी जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, ये सब आरएसएस के कुकर्मों के कारण घट रही हैं। और ये तथाकथित अंधभक्त जो हरकतें यहाँ करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, उसका पूरी दुनिया में रिएक्शन हो रहा है और ये भारत के लिए बहुत आत्मघाती है। निश्चित तौर पर किसी सरकार को जो भी इसके खिलाफ इस भाजपा के खिलाफ सरकार आएगी, निश्चित तौर पर उस पर कोई कड़ी कार्रवाई करनी होगी और कुछ नए नियम बनाने पड़ेंगे और बीन बीन करके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी। देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये महेश जी। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अभी जो है हाल ही में 2 अक्टूबर को आरएसएस का कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर एक बार भी किसी ने भी महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया। और जो नाथूराम गोडसे है, वो इतना बड़ा मर्द था। महेश जी, आप बोले उसके पहले बता दूं, महेश जी, बुजुर्ग जो भगवान का नाम ले रहे में गोली मार के हीरो बन रहा है वो। अरे उसके पहले बता दूं, आप 2 अक्टूबर को मेरे फेसबुक पर चले जाइएगा, ट्विटर पर चले जाइएगा, मैंने बकायदा बयान जारी किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने महात्मा गांधी की जयंती नहीं मनाया। आरएसएस की शाखा उनके हेडक्वार्टर में ना महात्मा गांधी की जयंती बनाई गई, ना लाल बहादुर शास्त्री की बनाई गई। ये बयान जारी करके मैंने उनसे पहले ही सवाल किया हुआ है, उनसे उम्मीद भी मत करिए। मेरे कई दोस्त अभी अमेरिका में पिछले 6 दिन से, मैं नहीं गया हूं वहां, मेरे कई दोस्त अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त महात्मा गांधी के ऊपर विचार की श्रृंखला चल रही है। अभी वो लोग सब वाशिंगटन डीसी में थे, वाशिंगटन डीसी से सारे लोग अटलांटा पहुंचे हैं। अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग सेंटर है, जहां मैं गया हूं पहले, वहां महात्मा गांधी पर हफ्ते में 3 दिन लेक्चर होता है। हमारे सारे दोस्त वहां महात्मा गांधी के बारे में लेक्चर देते घूम रहे हैं। तो अमेरिका वो जगह है जो महात्मा गांधी के बारे में लेक्चर कर रहा है, जो उनकी प्रदर्शनी लगा रहा है, और भारत वो जगह है जहां महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है। अपने को देशभक्त कहने वाले और अपने को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले संगठन को महात्मा गांधी से नफरत है, अमेरिका को महात्मा गांधी से प्यार है। महात्मा गांधी ने जिस इंग्लैंड को भारत से भगाया था, उस इंग्लैंड की संसद के दरवाजे के ठीक सामने महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए आरएसएस के लोगों को और भाजपा के लोगों को, और इनको किसी भी हालत में इस देश का राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन कहलाने का अधिकार नहीं है। जी महेश जी। सर 42 देशों में हमारे महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। 100 से ज्यादा, महेश जी 100 से ज्यादा। तो 20 राष्ट्रों के प्रमुख बकायदा राजघाट पे गए, नंगे पैर जाकर उन्होंने महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प विसर्जित किए, पुष्प अर्पित किए। सोचिए सर, 100 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति है, तस्वीरें है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी जगह। लेकिन खैर आज विषय दूसरा था, मुझे लगता है उस विषय को खत्म करके समाप्त करते हैं हम लोग। चलिए डॉक्टर साहब, आपका भी समय लिया, पहले ही कहा था कि समय की बहुत कमी है, लेकिन चर्चा बड़ा इशू था, सेंसिटिव इशू था। डॉक्टर साहब नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।